नमस्कार साथियों, आपका BNK24 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक हमारे मित्र हैं योगेश सिंह जी, उनका एक क्वेश्चन क्वेरी आई थी। वो रतन पावर इंडिया पे थोड़ा क्वेश्चन करना चाह रहे थे, उस कंपनी को थोड़ा एनालिसिस करने के बारे में बोल रहे थे। तो सर, हम अगर बात करें रतन पावर इंडिया की, तो कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो अमरावती महाराष्ट्र से आता है और इसके थर्मल पावर प्लांट है महाराष्ट्र में है। और साथियों, कंपनी को अगर डीपली जाके पढ़ा जाए, वैसे तो देखने में आपको लग रहा होगा कि 8 रुपये का बुक वैल्यू है, 15 रुपये का करंट प्राइस है, 8,000 करोड़ की कंपनी है। हाई कंपनी ने 21 रुपये का मारा था और कंपनी का जो लो था वो 6 रुपये का था, है ना। फेस वैल्यू 10 की है और ROE 8 का है। तो अगर साथियों देखने में आपको बाहर से तो ऐसा लगेगा कि कंपनी अच्छी है, पर अब थोड़ा सा चलो नीचे चलते हैं। पहले तो कंपनी का चार्ट दिख रहा होगा आपको। अगर चार्ट के लेवल पे मैं आपको इसी की सिमिलर कंपनी का एनालिसिस करता हूँ, इसी के सेक्टर की कंपनी है ना। ये इसका टाइम कब था ख़रीदने का, इन लोगों ने, जिस व्यक्ति ने इसको पिछले साल जिस व्यक्ति ने इसको 2 रुपये में ख़रीदा है, आप समझिए साथियों, जिसने इसको 2 रुपये में ख़रीदा है पिछले साल मार्च में, और अभी ये 15 पे चल रही है, मतलब उसका तो कितने गुना हो गई, 8 गुना हो गई कंपनी। 8 दूनी 16, 15 रुपये 50 पैसे पे चल रही है। तो जो न्यू कमर आते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार ये पेनी स्टॉक है, 15 रुपये का चल रहा है रतन पावर इंडिया, इसमें हम करोड़पति बन जाएंगे। पर साथियों, कोई भी कंपनी का जो महंगी या सस्ती, वो उसके प्राइस से डिफाइन नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो महंगी है या सस्ती है, ये उसका प्राइस डिफाइन नहीं करता। हम इसके साथ में 2 कंपनियों का एनालिसिस करके चलेंगे। हम इसके पीयर कंपटीटर दबाते हैं और जो टॉप है वो NTPC है, NTPC उठा लेते हैं, ठीक है साथियों, ताकि ये समझने में आसानी रहे। देखिए, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आप जानते ही हो, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत की जानी मानी कंपनी है। 416 रुपये का शेयर का प्राइस है और 18 का PE है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। 10% का ROEC है और 13% का ROE है। और इसका कितना है, एक एक करके थोड़े चलेंगे। यहाँ कछु है क्या? कुछ नहीं है। यहाँ कुछ है क्या? कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो, कंपनी के पास में 1.5 लाख करोड़ के तो रिजर्व रखे हैं, 1,51,000 करोड़ के, ठीक है, और 50,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो रखा है। पहली बात तो ये, क्योंकि जब भी आप कहीं पैसे को शेयर मार्केट में लगाओ या जो भी साथियों, तो मेरा पहला ये रहता है कि आप हैवी और ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ जाओ जब आपको नॉलेज कम हो। उस समय तो कम से कम हाईली जो लार्ज कैप है, पहले आप लार्ज कैप और स्मॉल कैप को अगर नहीं समझते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कंपनी 1 लाख करोड़ के ऊपर से मार्केट कैप होता है वे लार्ज कैप में आती हैं। तो इन कंपनियों के डूबने के चांस लगभग ना के बराबर हैं। क्यों है साथियों? क्योंकि सबसे मेन समझिए, ये जो कंपनी है NTPC, इसका जो प्रमोटर है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब भारत सरकार इसका प्रमोटर है। दूसरी बात, हम इसके DI देखते हैं कौन कौन ने माल उठा रखा है इसमें। देखिए, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI प्रूडेंट फंड, जो अब आप लोग SIP वगैरह करते हो, है ना, ICICI, HDFC के बाद SBI, निपॉन, है ना, और मरीन एसेट मैनेजमेंट, मतलब बहुत NTPC में मतलब बहुत लार्ज कैप है, मतलब बड़ी कंपनी है। अभी हम दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे तो शायद आपको समझने में आसानी रहेगी। तो हम यहाँ बात करें, पहली बात तो साथियों, नेगेटिव पॉइंट आपको यहाँ ये देखने में मिलेगा कि जो प्रमोटर है ना, प्रमोटर ने अपनी जितनी हिस्सेदारी है, प्रमोटर के पास में 44% तो हिस्सेदारी है और उसने पूरी की पूरी गिरवी रखी है। गिरवी मतलब प्लेज, ये क्या लिखा है, प्लेज परसेंटेज, अपनी पूरी हिस्सेदारी प्लेज कर रखी है रतन इंडिया में। देखिए, शेयर का प्राइस कहाँ जा रहा है वो मैटर नहीं करता। अब यहाँ आइए नीचे, अगर तुम्हारी कंपनी इतनी अच्छी है
तो आपके पास ये मैं आ गया हूँ शेयर होल्डर पैटर्न पे। अगर आपकी कंपनी इतनी अच्छी है तो जब एक समय पर प्रमोटर के पास में 57% 58% का हिस्सा हुआ करता था, वो घट के हो गया है अब 44%। 57 से 54, 53, 39। ठीक है, तो अब साथियों ये समझो आप कि अगर कंपनी पे इतना ही ट्रस्ट है प्रमोटर को, कंपनी के मालिक को, तो वो अपना हिस्सा क्यों घटा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको एक कंपनी का उदाहरण देता हूँ, सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। ये सोम डिस्टिलरी है, सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा टॉप 3 में कंपनी आती है। अभी हम ये समझते हैं कि प्रमोटर से हमें क्या समझ में आता है। ये देखो, कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो जेके अरोड़ा हैं, श्री जगदीश कुमार अरोड़ा जी। अब ये प्रमोटर के पास में 2017 में कंपनी की 22% की हिस्सेदारी थी, बढ़ा के 23 कर ली, 24 कर ली, फिर 48 कर ली, 24.48, फिर 29 कर ली, फिर 33 कर ली, फिर 35 कर ली, अब 35.33% है। मतलब अभी हम 1-2 दिन में लीकर सेक्टर को लेकर के एक वीडियो बना देंगे पूरा का पूरा कि लीकर सेक्टर में अभी आपको कहाँ ज़्यादा मौके तलाशने चाहिए। और मैं तो एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है, कंपनी पे भरोसा है, विश्वास है कि यार हमारी कंपनी फ्यूचर में आगे और ग्रोथ है, और ग्रोथ की है कंपनी ने। ऐसा नहीं है कंपनी का, देखिए मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सोम कंपनी आउट द वे चले जाएंगे, बट थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम बात कर लेते हैं कंपनी के मेजर। ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी 70 कर्नाटका, भोपाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। साथियों अगर आप देख पा रहे होंगे तो उड़ीसा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, और लगभग अभी कंपनी का 16% है, मतलब 16-17 राज्यों में ही काम है, जो कि श्री जेके अरोड़ा जी ने न्यूज़ चैनल पे, जे बिजनेस न्यूज़ चैनल पे अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने अपनी बात में बताया है, श्री अनिल सिंघवी जी से अपनी बातचीत में बताया है। आप बोलोगे तो मैं आपको उसका लिंक भी अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ रतन इंडिया की। मैं लीकर सेक्टर पे 1-2 दिन में वीडियो बना दूंगा, आप चिंता नहीं करें। अभी हम केवल रतन इंडिया की बात कर रहे हैं। तो पहला नेगेटिव पॉइंट तो साथियों ये समझ में आ रहा है कि प्रमोटर क्या कर रहा है, हिस्सेदारी घटाते जा रहा है। भाई क्यों घटा रहे हो, और ले कौन रहा है, ले रहे हैं पब्लिक। और पब्लिक में भी जब 2017 में 25% की हिस्सेदारी थी, अब बढ़ के 45% हो गई है। क्योंकि पब्लिक जो है ना, जो शेयर मार्केट में आई है, उसे कुछ मालूम नहीं है। वो क्या करती है कि वो पेनी स्टॉक देखती है, 2 रुपये का कौन सा स्टॉक है, 1 रुपये का कौन सा स्टॉक है। और उसमें भी सबसे जो नेगेटिव कंसर्न की बात है वो ये है कि जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर थे 1,37,000 थे, अब नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर कितने हो गए हैं, 20 लाख। अगर ये प्रमोटर किसी एक व्यक्ति को शेयर बेचते तो समझ में आती, ये पब्लिक को चेप रहे हैं। हो सकता है इसका शेयर आज अब से भी 5 गुना बढ़ जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि 15 रुपये का तो है, 50 का नहीं हो सकता या 100 का नहीं हो सकता। मैं तो एक कंपनी की बैलेंस शीट आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, और बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं वो बता रहा हूँ। चलो ठीक है, जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके पास में कंपनी का 17% का हिस्सा था। अब 17 से उन्होंने घटाते 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 आज 3% पर ले आए। यहाँ पर आ जाइए आप, ये हो गया। ये देखिए, हम पहले अब ऊपर से ही लेते हुए चलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, चार्ट आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये देखिए चार्ट। अब मैं चार्ट को भी आपको NTPC के और इसके चार्ट से दोनों से कंपेयर कर दूंगा। ये चार्ट में और ये चार्ट में कुछ फ़र्क दिख रहा है शायद साथियों आपको। ये तो है NTPC का चार्ट, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये देखिए कितना स्ट्रेचिक तरीके से बढ़ रहा है। और ये तुम्हारा रतन पावर इंडिया का चार्ट, और चार्ट में आ गए। अब नीचे आइए, कंपनी लो इंटरेस्ट रेशो, कवरेज रेशो, प्रमोटर हैज़ बीन प्लेज 88% होल्डिंग, अपनी 88% होल्डिंग कर रखी है। अब जो इनको आपको EPS दिख रहा है वो देखिए, अर्निंग डिक्जूज अदर इनकम 10,972 करोड़। इन्होंने अपने कोई एसेट बेचे हैं जो 10,000 करोड़ रुपए वहाँ से आए हैं इनके पास। कंपनी हाईली डेप्ट 224, मतलब कंपनी का जो इन्वेंट्री है वो बढ़ रही है। और कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिग्नी हाई, मतलब बहुत हाई है। ठीक है, कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ रहे हैं। साथ ही वर्किंग कैपिटल डेज भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए यहाँ आ जाइए आप, ये देखो
ठीक है, पहले मैं एक एक क्लियर करके चलूँगा मैं आपको, ताकि आपको सब चीज़ों का पता चले। सेल्स जो कंपनी ने पिछले पिछले क्वार्टर में की थी, उससे कोई बहुत ज़्यादा नहीं की है। अगर 914 पे 10% भी करती, अगर हम मानते हैं कि 10% की इसकी सेल्स ग्रोथ होती, तो 914 प्लस 10%, आप उसको कैलकुलेट कर लो। 914 प्लस 10%, तो इसकी 1000 करोड़ की सेल होनी चाहिए थी, 1010 करोड़ की, लेकिन 10% से भी सेल नहीं करी उसने। ठीक है, अब ये जो हमें दिख रहा है कंपनी का, ये क्या है? अदर इनकम है। कंपनी ने कोई अपने एसेट बेचे हैं, वो है। जैसे आपके घर में कोई सामान रखा था, वो आपने बेच दिया, जाहिर सी बात है इनके एसेट घट गए होंगे। देखो अभी मैं एसेट तक पहुंचा नहीं हूँ साथियों, लेकिन अभी आप ये सब, आप जब जैसे जैसे कंपनी पढ़ना सीखोगे, बैलेंस शीट पढ़ना सीखोगे, तो समझ में आएंगे। ये देखिए, अभी हम इनके एसेट पे जाते हैं, जस्ट 1 मिनट। ये कंपनी के टोटल एसेट है। कंपनी के एसेट थे 18,000 करोड़, घट कर रह गए 9,000 करोड़। तो मैं कह रहा था ना कि इनने अपने एसेट बेचे हैं, कि मैं यहाँ तक आया भी नहीं था और मैं बता दिया था कि कंपनी के एसेट बिक गए। दूसरी बात यहाँ आई है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ये है साथियों कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिव, जो कंपनी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो पैसा धंधे से जनरेट करती है, वो ये है। और ये वो है जो कंपनी इन्वेस्टिंग से पैसा जनरेट करती है, कहीं कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। और ये है फाइनेंसिंग से, अगर कंपनी किसी को फाइनेंस करती है, वो पैसा। फ्री कैश फ्लो इसके पास में 1 रुपया नहीं है। और आपके एनटीपीसी के पास में कितना है, जार्गन पॉइंट लेके चलेंगे तो आसानी रहेगी ना। 400 करोड़ तो एक पड़ा है। एनटीपीसी के पास में 4,80,000 करोड़ रुपए के एसेट है, इसके पास में 9,000 करोड़ के एसेट है। तो आप बड़े प्लेयर के साथ जाओगे तो आपकी सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। कोई भी एक खरीदना बेचने की राय नहीं है। कंपनी जो अपने ऑपरेटिंग से प्रॉफिट कमा रही है, एनटीपीसी 41,000 करोड़ रुपया कमा रही है ऑपरेटिंग से। जो कंपनी बिजनेस कर रही है उससे ऑपरेटिंग से 41,000 करोड़ रुपया कमा रही है। और ये कितना कमा रही है? 1,000 करोड़। ठीक है, अब चलो इधर आते हैं, अपन नीचे आ जाते हैं ना। ये देखिए, देखो वर्किंग कैपिटल डेज। वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब ये होता है कि जो पैसा आप किसी को दे रहे हो वो कितने दिन में वापस आ रहा है। मतलब ये 6 महीने में इनका पैसा लौट के आ रहा है, 173 दिन। और इसके ऊपर आइए, इनकी इन्वेंट्री भी ख़राब हो रही होगी। देखिए, अगर हम इनकी इन्वेंट्री देखेंगे तो इनकी इन्वेंट्री भी ख़राब हो रही होगी। ये देखिए साथियों, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल तरीके में। ये ट्रेड रिसीवल का मतलब क्या है कि जिसको आपने माल दिया, या मतलब जो भी आप व्यापार कर रहे हो, वो पैसा कितने दिन में लौट के आ रहा है। कितने दिन में लौट के आ रहा है? 2000 दिन में। मतलब 4 साल तक आप उसका पैसा ही नहीं वापस आ पा रहा। कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है कि जो पैसा आप लगा रहे हो किसी बिजनेस में, वो कितने दिन में उसको पलटी मार दे रहे हो, वो होता है कैश कन्वर्जन साइकिल। इन्वेंट्री वो होती है जो आपने किसी को दिया और वो पैसा आया नहीं। कितने दिन हो गए? 238 दिन। मतलब 9 महीने तक आपका पैसा ही रिफंड नहीं हो रहा। और मेन बात क्या है कि इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। इन्वेंट्री कम होती रहनी चाहिए, ना कि बढ़नी चाहिए। ये एक नेगेटिव साइन होता है कंपनी में। इन्वेंट्री का मतलब ये है, आपने किसी को कोई सामान बेचा और वो पैसा आपका कितने दिन में आ रहा है, ये दर्शाता है आपकी इन्वेंट्री। ठीक है। और ट्रेड रिसीवल, कि आप जो पैसा बड़े बल्क में, वो पैसा कितने दिन में ले रहे हो। ठीक है, इधर आइए। अब ये एक नेगेटिव हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इधर आ जाइए अब। ये तो मैंने आपको बताई दी कि भाई पब्लिक बहुत घुसी पड़ी है। देखो साथियों, प्राइस को देख कर मत जाओ आप कि ये अगर 15 रुपये का है तो हम लेके गिर देंगे। ये जब फंसाते हैं तो ऐसे फंसाते हैं। देखो मैं एक कंपनी का भेज रहा हूँ तुम्हें, ये देखिए, ऐसे फंसाते हैं जब ये किसी कंपनी को फंसाते हैं। ये देखिए, दिख रहा है क्या? जब ये चलती हैं तो ऐसी चलती है, और जब ये गिरती हैं तो पानी नहीं मांगती। 2024 में 50 रुपये का था और आज वो 1 रुपये का है। क्योंकि जब अर्निंग नहीं आएगी, आप कोई व्यापार करोगे, उसमें धंधे में, बिजनेस में अर्निंग ही नहीं आएगी तो क्या करोगे। ये देखिए, इसकी अर्निंग घटती जा रही है।
ये देखिए ये बढ़ रहा है, बोलने के लिए तो बोल सकते हैं कि कंपनी बढ़िया है, लेकिन यहाँ आइए ये क्या है, 6 करोड़ 7 करोड़, ये क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं, इंटरेस्ट कॉस्ट है ही नहीं। ये देखिए ईपीएस अर्निंग पर शेयर कुछ है ही नहीं, 16 पैसे हैं। ये देखिए कंपनी का केवल शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और कुछ नहीं बढ़ रहा, ना तो प्रॉफिट बढ़ रहा है ना कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, ओनली बढ़ रहा है कंपनी का प्राइस। तो प्राइस से नहीं होता। इधर आइए, ये देख रहे हो साथी, ये पेनी स्टॉक की कंडीशन है। आप मार्केट में जब भी आओ तो किसी बड़े प्लेयर के साथ आओ, क्योंकि जब आपको शेयर मार्केट की नॉलेज ना हो, आपके पास में बैलेंस शीट पढ़नी ना आती हो, आपको मालूम ना हो कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ी जाती है, तो आप किसी बड़े प्लेयर के साथ आओ। जैसे आप सपोज करो आपने एच डी एफ सी बैंक खरीद लिया, तो ये इतना मान के चलो कि आपके अगर पैसे घटेंगे ना तो 5% घटेंगे। अगर आपका पैसा सपोज करो आपने लगाया 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख की कीमत घट के 1,45,000 रह जाएगी, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आपका पैसा जीरो नहीं होगा। जैसे एनटीपीसी है भारत के, और दूसरा डिविडेंड देती है। यहाँ देखो ये देखिए, अगर आप एनटीपीसी लेते हैं तो साल भर में आपको 6 रुपये का तो डिविडेंड ही देते देती है वो, मतलब 6% जैसा तो डिविडेंड हो गया। समझ रहे हो बात को। 2023 में 4-3-7 रुपये का डिविडेंड दिया, 2022 में 4-3-7 रुपये का डिविडेंड दिया, 2021 में 3-3-6 6.5 रुपये का डिविडेंड दिया, 2020 में डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड कौन देता है? डिविडेंड वो दे सकता है जो खुद प्रॉफिटेबल हो। तो बैलेंस शीट को पढ़ने के लिए बहुत से जार्गन पॉइंट होते हैं। तो जैसा हम इसका ईपीएस देख रहे थे, किसका? इसका। तो ये साथियों इस पे मत जाओ, इस वाले ईपीएस पे मत जाओ, क्योंकि ये ईपीएस इसका इस 10,000 के इनकम से आया है। जो अदर इनकम इन्होंने अपने एसेट बेचे ना, अपने घर वगैरह या कोई अलग से बेचा है, वो है इनका। लेकिन कंपनी की जो मेन चीज़ है वो समझो कि कंपनी 2013 से लेकर के अभी तक, ये देखो 2013 से अभी तक कंपनी कभी तक प्रॉफिट नहीं किया। तो जो खुद लॉस में है उसमें आप क्या पैसा लगा रहे हो, आप बताइए। या आपका मेथड क्या है? शेयर 2 रुपये ऊपर चला गया, 10 ऊपर चला गया, देखो 15 रुपये का शेयर 15-150 का भी हो जाए, वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमें बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आएगा, हमें बैलेंस शीट पे प्रॉफिट चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो यार वो सामने दिखे ना। जैसे एनटीपीसी है, मैं आपको बताता हूँ, ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। 2013 से इसका डाटा देखते हैं। कंपनी को 12,000 का प्रॉफिट, 11,000 का, 13,000 का, 10,000 का, 10,000 का, 14,000 का, 14,000 का, 16,000 का, 17,000 का, 21,000 का, ऐसे प्रॉफिट आना चाहिए। और अदर इनकम का पार्ट, आप अदर इनकम क्या मान रहे हो? अदर इनकम आपकी हमेशा थोड़ी आएगी। आपके घर में कोई ट्रैक्टर खड़ा है, आपने बेच दिया, वो अदर इनकम हो गई। आपके पास में अलग से कुछ सामान पड़ा है, वो बेच दिया, वो अदर इनकम हो गई। तो अदर इनकम के भरोसे ज़्यादा नहीं रहा जा सकता। हाँ, अगर आपका ये वाला सेल्स से आपका पैसा आ रहा होता है, ये जैसे एनटीपीसी की सेल्स थी 1,32,000 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, 1,76,000 का करोड़ हुआ, 1,78,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 1,83,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट जो सेल्स जो है ना, ये हमें यहाँ चाहिए। कहाँ? यहाँ पे। इसमें यहाँ क्या है, यहाँ बताओ हमें। 2023 से क्या है? आप 10 साल में अपने क्या कर आए हो? 2016 में आपके पास में 2,600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, वो सेल्स थी। आज आप 3,300 का कर रहे हो, तो आपने क्या अपने आप में क्या ग्रोथ की है बताओ ना। 27 मतलब 2,600 करोड़ से लेकर 3,400 करोड़, और 8 सालों में क्या ग्रोथ रही आपकी? अब आप स्वयं ही निकाल लो क्या CAGR है। आप इस प्रॉफिट को मत देखो। ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये अदर इनकम से आया हुआ पार्ट है। अदर इनकम जो इन्होंने अपने एसेट बेचे ना, ये वो अदर इनकम। इन दो पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो कंपनी में, आप यहाँ बताइए मेरे को, 2013 से लेकर के और 2023 तक 10 साल में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करके क्यों नहीं दिया? बताओ ना आप। कंपनी अगर इतनी अच्छी है तो प्रॉफिट जनरेट करके दे।
भाई बैलेंस शीट पे तो दे, डिविडेंड दे नहीं दे वो अलग बात है, बाकी यहाँ तो दिखना चाहिए। देखो मैं तुम्हें बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मेरे को मजबूरी में सोम कंपनी का उदाहरण लेना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग समझ नहीं रहे हो। ये देखो कंपनी का 2017 में 200 करोड़ का प्रॉफिट मतलब सेल्स थी। सोम कंपनी की 2017 में 200 करोड़ 250 करोड़ की सेल थी, बढ़ के हो गई है 1500 करोड़। तो सेल्स कितनी बड़ी है कंपनी की? 5 गुना 6 गुना कंपनी की सेल बढ़ी है। तो ऐसे सेल बढ़ती रहनी चाहिए ना, कहाँ बढ़ी है? चलो ठीक है, इसका अगर आपको लगता है कंपनी का उदाहरण ये नहीं लो तो ये लो यथार्थ दोस्त, मैं इसका उदाहरण ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो कंपनी का 2017 में 71 करोड़ रुपए का सेल्स थी, बढ़ के हो गए 710 करोड़। 71 करोड़ 78 करोड़ 91 करोड़ 215 करोड़ 375 करोड़ 478 करोड़ 671 करोड़ 728 करोड़। कंपनी का जो टॉप लाइन है, ये सेल्स को बोलते हैं टॉप लाइन। ये टॉप लाइन स्ट्रेटेजिक तरीके से बढ़ती रहनी चाहिए। और आपकी जो अभी हम रतन पावर इंडिया की बात कर रहे हैं, कहाँ है बताओ ना? हमें बिजनेस मॉडल पे पैसा लगाना है, किसी शेयर के 5 रुपये ऊपर जाने पे या 10 रुपये नीचे आने पे पैसा नहीं लगाना हमें कि वो 5 रुपये ऊपर चला गया तो हमें ले लेना। भाई उसके पीछे का बिजनेस मॉडल आपकी या तो समझ में आता हो। अगर आप बिजनेस मॉडल नहीं समझ रहे हो, दूसरा PE प्राइस टू अर्निंग रेशो वो बहुत बेटर करता है अगर आप किसी कंपनी को ख़रीद रहे हो। जैसे इसी का मैं उदाहरण देता हूँ सोम कंपनी का। अभी ये 2023 में कंपनी गिरी, क्यों गिरी उसका मैं उदाहरण बताता हूँ तुम्हें। ये देखो यहाँ अगर आपको देख पा रहे हो 147 रुपये पे थी अक्टूबर 2023 में, 152 रुपये पे दिख रही है साथियों। और कंपनी गिर के 110 तक आई, मतलब 106 तक आई। क्यों आई? ये देखो उसका आपको P सब नज़र आएगा। ये देखो अक्टूबर 2023 में कंपनी का जो P है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशो 42 का हो गया था। मैं क्या बोल रहा था कि कोई भी कंपनी, किसी भी आप कोई कंपनी पढ़ते हो तो वो कंपनी कितनी महंगी या सस्ती है वो उसका प्राइस डिफाइन नहीं करता, वो करता है उसका PE प्राइस टू अर्निंग रेशो। कितने पे थी अपनी ये सोम डिस्लरी? 42 रुपये पे, वो सॉरी 43 के P पे थी। कब? जब ये कंपनी 150 रुपये पे गई थी उस समय इसका जो P था ना, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो बढ़ के कितना हो गया था? 43 का। अब कितना है अभी वर्तमान में इसका P? 25। क्यों हो गया कम? क्योंकि कंपनी के जो पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं ना वो बहुत बेटर आए हैं। ये देखो कंपनी का मैंने जो बात करी थी उसमें वीडियो में, P कॉन्ट्रैक्शन और P एक्सपेंशन। जब कंपनी के सितंबर 2023 का रिजल्ट आए तो रिजल्ट में क्या हुआ? कंपनी की सेल कम आई। कंपनी की सेल कम आई तो उससे हुआ क्या? कंपनी का PE बढ़ गया और EPS घट गया। देखो जो EPS इसका 101 रुपये 74 पैसे था वो घट के कितना रह गया सितंबर 2023 में? कितना रह गया? 77 पैसे। और अभी कितना चल रहा है? 2 रुपये। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ही किसी भी कंपनी की सेल्स गिरेगी तो उसका EPS गिर जाएगा, और EPS गिरने से होगा क्या? उसका P महंगा हो जाएगा। ये देखो P कितने का हो गया? 42 का। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कोई जार्गन पॉइंट नहीं इस्तेमाल करना, ना मैं आपको इसमें PA की पैग रेशियो बता रहा हूँ। बहुत से है मतलब इसमें अथाह है, बट मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही इसका सेल्स गिरी, मतलब एक क्वार्टर के जो रिजल्ट कमज़ोर आए, क्योंकि ये बरसात का महीना होता है सितंबर का, जो ये क्वार्टर होता है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये इसमें बियर की सेल कम रहती है, तो इसलिए उस रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर आए, जबकि पिछले क्वार्टर से अच्छे थे। भाई इसके अगर पिछले क्वार्टर में देखा जाए 2022 में तो 147 करोड़ का सेल्स की थी, लेकिन इस बार 248 करोड़ की सेल की, मतलब प्रॉफिट, मतलब सेल डबल की, लेकिन इससे पिछले क्वार्टर से कमज़ोर थे। इससे पिछले क्वार्टर में 390 करोड़ के थे, इसमें 248 करोड़। तो जैसे ही इसका सेल्स कम हुई तो इसका EPS गिर गया, मतलब अर्निंग पर शेयर। जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि कोई कंपनी अगर 1 लाख का प्रॉफिट कर रही है और उसके नंबर ऑफ़ शेयर हैं 10,000, तो उसका EPS हो जाएगा 10 रुपये प्रति शेयर का। और अगर उसने प्रॉफिट किया अपना कितने करोड़ का? 5 करोड़ का, वो 50 लाख का, और उसके नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं? 10,000, तो उसका जो EPS हो जाएगा ना, वो EPS घट के हो जाएगा 5 का। तो ऐसे ही जैसे ही EPS इसका कम हुआ
EPS, ये रहा EPS, अर्निंग प्रति शेयर, क्योंकि प्रॉफिट कितना था 34 करोड़ से घट के आधा रह गया, और जैसे ही प्रॉफिट आधा हुआ तो EPS गिर गया। EPS गिरने से क्या हुआ, कंपनी का PE महंगा हो गया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और जैसे ही कंपनी का PE महंगा हुआ वैसे ही क्या हुआ कि कंपनी तत्काल जो 150 रुपये पे चल रही थी, ये देखिए 150 पे अक्टूबर 2023 में आके अभी ये सितंबर में अभी तक गिरती गिरती 108 110 रुपये पे आ गई थी। कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल एक नंबर है, 3 राज्यों में काम है, मतलब आउट द वे जाकर इसलिए समझाना पड़ रहा हूँ क्योंकि जो मेरे मित्र हैं वो इसी सेक्टर से हैं, तो इस समझने में उन्हें आसानी रहेगी। जैसे चलो इसी सेक्टर की मैं आपको और कंपनियों की बात करता हूँ। जैसे ये है यूनाइटेड बेवरेजेस है ना, यूनाइटेड स्पिरिट है, रेडिको खेतान है ना, तिलक नगर इंडस्ट्री है, सुला बेनियार्ड है, इनका पी देखो, यूनाइटेड का 80 है, इसका कितना है 123 है, रेडिको खेतान का 108 है, और एल्कोहल की तो हम बात ही नहीं करें क्योंकि तो 3800 के पी पे चल रही है तो बेकार हो गया, मैं बताऊंगा क्योंकि तिलक नगर का 38 है। तो अगर लीकर सेक्टर में सबसे सस्ती और बेस्ट कंपनी है कोई तो केवल सोम डिस्टिलरी है। सोम डिस्टिलरी क्यों है, क्योंकि इसके पास में खुद की 3 राज्यों में अच्छी खासी पकड़ है, टॉप 3 में आती है। और ऐसा नहीं है कंपनी ख़राब है, इनका बिजनेस मॉडल ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है, पर पी महंगा हो गया, प्राइस टू अर्निंग रेशो, क्योंकि किसी भी कंपनी का पी महंगा होना, देखो ना मैं आपसे क्या बताया था कि किसी भी कंपनी का पी कैसा निकलेगा कि उसका जो रेट है उसको उसके EPS से भाग देना पड़ेगा। इसका रेट कितना है 346 रुपये, 346 भाग कितने से देना है, इसके EPS से। तो इसका EPS क्या है, ये इसका EPS 0.7 पैसे का EPS है। कौन सी है ये, ऑफिसर सादा, जो ऑफिसर चॉइस वगैरह कंपनी है, क्योंकि रिजल्ट में उतना दम नहीं है भाई। देखो ना यार 31 करोड़ से 32 करोड़, प्रॉफिट कितने का हुआ इन्हें, प्रॉफिट हुआ 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ये देखो, जब आप बताइए जब प्रॉफिट ही नहीं करोगे आप तो आपका EPS कहाँ से सुधरेगा। EPS का पूरा लेना देना होता है प्रॉफिट से। ये देखो ना 2 करोड़ का प्रॉफिट, और ये कंपनी कितने की है 10,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की कंपनी 2 करोड़ का प्रॉफिट, और ये कंपनी कितने की है 2,000 करोड़ की कंपनी है सोम डिस्टिलरी, और प्रॉफिट कितने का किया उसने इस साल, 100 करोड़ का प्रॉफिट है। तो समझ रहे हो कि वो कंपनी की इतनी महंगी क्यों हो गई। तो साथियों और भी बहुत से फैक्टर हैं, अगर मेरा मित्र अगर देख रहा है इस वीडियो को और वो अगर लेना चाहता है तो NTPC के साथ जाए, NTPC बेटर कंपनी है। और अगर पावर सेक्टर में कुछ उठाना है तो NTPC है, पावर ग्रेड है, पावर ग्रेड अपने आप में इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, और PSU कंपनी है। तो अगर साथियों मेरी आपको कोई भी बात समझ में आई है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में सिखाने का पर्पज़ है, ना कि कोई जार्गन पॉइंट में उलझाना। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे मित्र हैं वो सीखें और समझें किसी भी बिजनेस मॉडल को कैसा सीखा जाता है। तो डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने का डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है। कोई सेल पे देखा जाता है, कोई वॉल्यूम पे देखी जाती है, तो कोई देखो जितनी भी कंपनी है कोई भी, उनके अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। तो मेरा तो साथियों यही निवेदन है कि कृपया पेनी स्टॉकों से दूर रहें और बिजनेस मॉडल पढ़ें। कंपनी में पैसा नहीं लगाएं, बिजनेस मॉडल पे पैसा लगाएं। अगर आपको बिजनेस मॉडल समझ में आता है और आपको लगता है कि हाँ इस बिजनेस मॉडल में कुछ दम है, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना सीखें। देखो ये टेक्निकली है, ऊपर जाना नीचे आना, 10 रुपये ऊपर हो गया 5 रुपये नीचे हो गया, ये टेक्निकली है। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होनी चाहिए, फंडामेंटल मजबूत होने चाहिए कंपनी के। अगर कंपनी के फंडामेंटल मजबूत है तो कंपनी सर्वाइव कर लेगी। अगर कंपनी का फंडामेंटल मजबूत नहीं है तो साथियों सर्वाइव नहीं कर पाएगी। साथियों धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।